नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार, जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का आगाज हो चुका है और 25 सितंबर को राजधानी भोपाल में बीजेपी की खास तैयारी है। और इसका इशारा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस को इसे अपने चश्मे से देख रहे। चित्रकूट से जेपी नड्डा, नीमच से राजनाथ सिंह, कि आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मंडला और श्योपुर से अमित शाह, देश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और खंडवा से नितिन गडकरी। वो तो ट्रेलर था, सही फिल्म शुरू होना बाकी। इन 4 दिग्गज चेहरों ने मध्य प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का आगाज किया है, जो करीब 20 दिनों में 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर भोपाल पहुंचेंगी। विंध्य, मालवा, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल और निमाड़ से शुरू हुई इन यात्राओं में बीजेपी के दिग्गजों ने डबल इंजन सरकार के काम गिनाए तो सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है, मध्य प्रदेश में 25 सितंबर को कुछ बेहद खास होने जा रहा है, जिसका ट्रेलर इन 2 नेताओं ने अपने बयान में दिया। अभी तक जो विकास हुआ वो तो ट्रेलर था, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। और मैं आज दावे से कहने आया हूं, जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जाहिर है कि 25 सितंबर को राजधानी भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, जिसमें करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। इससे न सिर्फ कार्यकर्ता चार्ज होंगे, बल्कि सभा में कोई बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है। और तो और इससे पहले संसद का विशेष सत्र भी होना है, जिसमें बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने की तैयारी में है। हालांकि जन आशीर्वाद यात्रा और बीजेपी की खास तैयारी को कांग्रेस सीरियसली नहीं ले रही है। देखिए, विकास को लेके इतने चिंतित क्यों हैं? अगर इन्होंने 15 वर्ष में विकास किया होता तो इन्हें हंसी खुशी जाना था जनता के सामने, लेकिन पूरे केंद्रीय मंत्री पूरे देश के नेताओं को ये लगा रहे हैं और सबसे बोल रहे हैं कि जाइए जिलों में जाइए, जनता से बताइए। भाई, विकास होता तो दिखता। टेलर ये अपने विकास का बताते रहे, लेकिन असली पिक्चर मध्य प्रदेश की जनता इनको बताएगी। बयानों से इतर साल 2003, 2008 और 2013 में बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिला। 2018 में भी बीजेपी कुछ सीटों के अंतर से जीत हासिल नहीं कर पाई। हालांकि सबसे ज्यादा मतों और वोट शेयर का तमगा बीजेपी ने ही हासिल किया है। अब देखना होगा कि क्या 2023 में जनता एक बार फिर भाजपा पर भरोसा जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजेपी के सीनियर विधायक और मंत्री गोपाल भार्गव ने बड़ा पद पाने की इच्छा जाहिर की है। शिक्षकों को संबोधित करते हुए मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि आप लोगों ने मुझे लंबे समय तक विधायक बनाया, लंबे समय से कैबिनेट मंत्री रहा। अब आप लोग मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे कि मैं सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं। मंत्री गोपाल भार्गव का सबसे ऊंचे पद से आशय को लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। बता दें कि सागर जिले की रेहली विधानसभा से लगातार 8 बार के विधायक हैं और वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। मेरी कोशिश और हर व्यक्ति की कोशिश होती है, जो शिक्षक होते हैं वो सोचते हैं प्रधान अध्यापक बने, प्रधान अध्यापक सोचते हैं कि हम प्रिंसिपल बने, हम लेक्चरर बने, हम डीओ बने सोचते हैं। तो क्या गोपाल भार्गव को आप ऐसा आशीर्वाद नहीं दिला सकते कि एक बार हम भी ऊंचे पहुंच जाए? विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी रूठों को मनाने में जुट गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है
सत्ता के गढ़ कहे जाने वाले मालवा निमाड़ में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को यह जिम्मेदारी दी गई है। वो निभा रही हैं और रूठे नेता कार्यकर्ताओं से चर्चा भी कर रही हैं। तो वहीं कांग्रेस भी अपने नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश में लगी है, क्योंकि पार्टियां भी जानती हैं कि अपना रूठता है तो नुकसान ज्यादा होता है। मालवा निमाड़ को जीतने के लिए बीजेपी रणनीति तैयार करने में जुटी है, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं की नाराजगी, दल बदल और बगावत ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है और इस चुनौती का हल निकालने का जिम्मा 8 बार की सांसद और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को सौंपा गया है। सुमित्रा महाजन मालवा निमाड़ के नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर नाराजगी दूर करने में जुटी हैं। ताई का मानना है कि ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो बिना पद के ईमानदारी से काम करते आए हैं, उन्हें भी महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसे भी लोग जिन्होंने आज पार्टी को बनाया है, कुछ भी नहीं मिलते हुए भी एक सामान्य से सामान्य करता, कई ऐसे कार्यकर्ता कि हो सकता है वो मंडल अध्यक्ष भी नहीं बन पाए, लेकिन आज भी जिंदगी में काम करते हैं। मैं उन लोगों को महत्व देने वालों में से हूँ, इसलिए मैं बाकी की ऐसे जब तक सफिशिएंट लोग हैं, चिंता मत करो। इधर कांग्रेस को भी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता है, लेकिन बीजेपी में बढ़ती नाराजगी पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, लेकिन वो अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी में असंतोष का माहौल है और जनता में परिवर्तन है, उनके नेताओं में असंतोष है, तो ये निश्चित ही परिवर्तन का एक सूचक है। कई लोग आना चाहते हैं, हमारी पार्टी भी से जरूरत है उतना ही लेगी। हम हमारे कांग्रेस के बेसिक लोगों को हम नहीं छोड़ना चाहते। चुनाव से पहले दल बदल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपने अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं को डैमेज कंट्रोल की जवाबदारी देकर चुनावी समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए जुट गई हैं। अब देखना होगा कि कैसे पार्टियां रूठों को मनाकर सियासी जंग में जीत की ओर पहला कदम बढ़ाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। चुनाव का मौसम है और नए जिलों की घोषणा का दौर भी जारी है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक में 9 नए जिले बने हैं। हाल ही में पांडुना और मेहर को भी जिला बनाने की घोषणा कर दी गई है। इस तरह से छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद अब तक 11 नए जिले हो जाएंगे। दरअसल नए जिलों के गठन को लेकर सूबे में एक तरह की सियासत भी चलती रही है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोग अपने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग लगातार उठा रहे हैं और अब नए जिले की जो राजनीति है वो कहां थमेगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो जरूर है कि ये सियासत बड़ी दिलचस्प है। आइए सबसे पहले नए जिलों से संबंध में कुछ तथ्य आपको बताते हैं। तो ऐसे हुए 45 से 56 जिले। 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे। राज्य बंटवारे के समय में एमपी के 45 जिले थे। उमा भारती ने नए जिले बनाने की शुरुआत की। बीजेपी सरकार ने 2003 में 3 नए जिले बनाए। बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपनगर, ये 3 नए जिले बने। सीएम शिवराज के कार्यकाल में 6 नए जिले बने। सिंगरौली, अलीराजपुर और आगर मालवा, निवाड़ी, मऊगंज और नागदा जिले बने। पांडुना और मेहर के बाद जो जिले के बाद 8 नए जिले होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि ये सियासतपुर जिला जो है ये कैसे हो रहा है। मेहर जो जिला बना, विधायक नारायण त्रिपाठी मांग कर रहे थे। विंध्य प्रदेश को लेकर भी सियासत चल रही थी। मेहर जिले को कमलनाथ सरकार ने मंजूरी दी थी हालांकि, और सरकार गिरने से ये प्रस्ताव अटक गया था। अब चुनाव से पहले शिवराज ने ये दांव चल दिया है। वोटों को साधने की कोशिश में बीजेपी दिखाई दे रही। अरे बात पांडुना की कर लेते हैं। लंबे समय से जिला बनाने की मांग थी। कमलनाथ के प्रभाव वाला जिला है, आप सभी जानते हैं। कमलनाथ का गृहग्राम भी पांडुना में आएगा। प्रभाव को कम करने के लिए बीजेपी ने एक दांव चला। पांडुना के जिला बनने से 2 जिले हो जाएंगे। और आपको बता दें कि मराठी वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। चलिए पिछोर की हम बात करेंगे। पिछोर की बात, पिछले 30 सालों में एक ही पार्टी का कब्जा। लोधी समाज के 50,000 से ज्यादा वोटर्स के यहाँ पिछोर में लोधी वोटर ही ये तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लंबे समय से पिछोर को जिला बनाने की मांग हो रही थी। पिछोर को जिला बनाने को लेकर कांग्रेस की भी सियासत चल ही रही थी। अब नागदा की भी बात कर लेते हैं। 4 तहसीलों को मिलाकर नागदा जिला बनेगा। उज्जैन और रतलाम की 2-2 तहसीलें इसमें शामिल होंगी। नागदा, खाचरोद, आलोट, ताल ये तहसीलें इसमें शामिल होंगी और जिला बनने से बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है। और मऊगंज की तस्वीर, चलिए मऊगंज के बारे में बात करते हैं। रीवा से अलग होकर नया जिला बनेगा मऊगंज।
मऊगंज की दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। सीएम शिवराज ने 2003 में इस बात की घोषणा की थी। सरकार के खिलाफ जन आक्रोश को दबाने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है। मऊगंज के जरिए विंध्य को साधने का एक तरह से प्रयास भी बीजेपी कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लगभग आधी सीटों पर चर्चा करके 30 से ज्यादा नाम तय हो गए हैं, जिसका ऐलान 8 सितंबर के बाद कभी भी हो सकता है। तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ये नसीहत दे रहे हैं कि दावेदारों को दिल्ली का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, नाम रायपुर से ही तय होंगे। कांग्रेस पर पहली लिस्ट जारी करने का दबाव है तो बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी करके एक बार फिर से चौंका सकती है। टिकट को लेकर क्या पूरी सियासत है और समीकरण क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस रिपोर्ट के द्वारा समझाते हैं। अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी राज्य में होगी तो दिल्ली दौड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास कोई आवेदन तो सीधा कर नहीं सकते। माननीय नेताओं से मिलने कुछ विधायक अगर गए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली से कोई लाभ होने वाला है। सारे फैसले रायपुर से ही हो जाएंगे। मंत्री चौबे के बयान से जाहिर है कि कांग्रेस में टिकट को लेकर उठापटक अब तक थमी नहीं है। जिला और प्रदेश कांग्रेस में दाल नहीं गली तो नेता दिल्ली का चक्कर लगाने से भी परहेज नहीं कर रहे। कांग्रेस में हलचल इतनी तेज है कि पीसीसी कार्यालय में भी दावेदारों की फौज जुटी हुई है। नेताओं के सामने मान मनोबल के साथ नाम तय करने की भी चुनौती है, तो साथ ही जल्द नाम तय करने का भी दबाव। माना जा रहा है कि कांग्रेस 8 सितंबर की बैठक के बाद कभी भी नाम तय कर सकती है। मंत्री चौबे भी कह रहे हैं कि अधिकांश सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। लगभग अधिकांश सीटों में चर्चा हो गया है। पहले चरण में आधे से ज्यादा सीटों पे सिंगल नाम तय करके, कुछ में पैनल जरूर हैं, स्क्रीनिंग कमेटी को अभी सौंपा जाएगा। संभावना है कि 8 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और उसके तत्काल पश्चात सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक 10 तारीख तक होने की संभावना है। कांग्रेस की पहली लिस्ट हमें लगता है कि इसी सप्ताह में जारी हो जाएगी। सिंगल नामों के पैनल को लेकर भी कयास है कि इसमें सभी मंत्रियों के नाम शामिल है। करीब 45 सीटों पर चर्चा हुई है तो 30 सीटों पर नाम फाइनल है। कहा यह भी जा रहा है कि 15 सिटिंग विधायकों की टिकट नहीं कटेगी। इन नामों को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। वहीं 2 से ज्यादा नामों के पैनल को लेकर विचार किया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस हाईकमान मुहर लगाएगा। इधर बीजेपी हमेशा की तरह तंज कसती नजर आ रही है तो दूसरी लिस्ट जल्द जारी करने की बात कह रही है। मुझे लगता है कांग्रेस की टिकट के बारे में यह है कि मौत और कांग्रेस की टिकट का कोई भरोसा नहीं है। आप भी इंतजार करते रहिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। जाहिर है कि बीजेपी भी दूसरी लिस्ट जारी करने की तैयारी में है। इसके चलते कांग्रेस पर भी पहली लिस्ट जारी करने का दबाव होगा। लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि कांग्रेस टिकट देने को लेकर जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लहर चली थी। कांग्रेस को 68 सीटों पर शानदार जीत मिली और बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस की लहर के बाद भी बीजेपी का प्रदर्शन प्रदेश के सबसे बड़े संभाग बिलासपुर में सबसे अच्छा रहा। बीजेपी की कुल 15 सीटों में से 7 सीटें इसी संभाग से बीजेपी ने जीती थी। लिहाजा इस बार भी बीजेपी का जो फोकस है वो बिलासपुर संभाग की 25 सीटों पर है। दावेदारों के नाम पर भी मंथन चल रहा है और कई सीटों पर भी नाम लगभग तय हो चुके हैं। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशी का चयन करने में चुनौती का सामना करना पड़ता है। 25 सीटों में से करीब 1 दर्जन सीटों पर सिंगल नाम सामने आ रहे हैं, तो करीबन 11 सीटों पर 2-2 का नाम का पैनल है। 2 सीटों पर प्रत्याशी के नाम पहले से ही घोषित हो चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हैं। 12 सीटों पर जो सिंगल नाम तय हुए हैं, जिनमें तखतपुर से धर्मजीत सिंह, बिलास से धर्मलाल कौशिक, मस्तूरी से कृष्णमूर्ति बांधी, जांजगीर से नारायण चंदेल, सक्ती से खिलावन साहू, चंद्रपुर से संयोगिता सिंह जूदेव, रायगढ़ से ओपी चौधरी, धर्मगढ़ से हरिचंद राठिया, कोरबा से लखनलाल देवांगन, पाली तानाखार से रामदयाल उइके, मुंगेली से पन्नूलाल मोहले, सारंगढ़ से हरिनाथ खुंटे
और अब आपको बता दें 11 सीटों पर जो 2 नामों का पैनल है, जी हाँ, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 2 नामों के पैनल के, बिलागढ़ से गौरी देवी है, सनम जांगड़े 2 नाम है, लोरमी से शीलू साहू है, दुर्गा साहू है, ये 2 नाम है। कटघोरा से देवेंद्र पांडे, पवन गर्ग, रामपुर से ननकीराम कंवर और रेणुका राठिया, ये 2 नाम चल रहे हैं। लेलुंगा से रवि भगत है, सत्यानंद राठिया, ये 2 नाम चल रहे हैं। जयजयपुर से गोपी सिंह ठाकुर है, निर्मला सिन्हा है। कोटा से बात करें तो ब्रजलाल राठौर है, सुषमा सिंह, ये 2 नाम चल रहे हैं। बिलासपुर से अरुण साव, अमर अग्रवाल का नाम सामने। बेलतरा से रजनी सिंह और सुशांत शुक्ला में से एक को टिकट मिल सकता है। अकलतरा से सौरभ सिंह, दिनेश सिंह और पामगढ़ से संजीव बंजारे और अम्बेश जांगड़े 2 सीटों पर प्रत्याशी घोषित है। मरवाई से प्रणव कुमार मरबच्ची और खरसिया से महेश साव। और बीजेपी में प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को लेकर माथापच्ची जारी है। तो इधर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने पहली बार पहले दौड़ने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश, सभी जगह विरोध हो रहा है। मंत्री लखमा ने कहा कि 21 में से एक जीतने के लायक नहीं दिख रहा है, तो दूसरी लिस्ट जारी करने से बीजेपी डर रही है, आरोप लगा रहे हैं। सुनते क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहला बार पहले दौड़ने का कोशिश किया, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, जहां जहां भी पहला टिकट दिया है उसका खूब विरोध हो रहा है। 21 में एक भी जीतने लायक नहीं देख रहा है। इसके कारण बीजेपी ने डर चुकी है दूसरा लिस्ट जारी करने में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने धान की कीमत को लेकर एक बड़ा दांव चल दिया। कांग्रेस ने दोबारा सरकार बनने पर धान की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही है और इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब जुबानी जंग भी छिड़ गई है। छत्तीसगढ़ की आधी से ज्यादा आबादी किसानों की है। यही वजह है कि हर बार चुनाव में धान अहम मुद्दा होता है। 2023 के महामुकाबले के लिए कांग्रेस ने एक बार फिर धान पर भारी भरकम कीमत देने की बात कही है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व हम सरकार बनाएंगे, किसानों का समर्थन रहेगा और हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, क्योंकि सरकार किसान बनाएंगे। अब भूपेश जी के नेतृत्व में 75 पार की सरकार होगी तो किसानों को ये बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ में होने वाला है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे के इस बयान पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा है। ऐसा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और भविष्य में क्या होगा ये कांग्रेस समझ ले कि एक बार उन्होंने लोगों को धोखा दे दिया, लोग दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। रविंद्र चौबे के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस बयान के जरिए उन्होंने किसानों को ये बताने की कोशिश की है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्हें 3600 रुपए तक कीमत मिल सकती है, जबकि बीजेपी की सरकार बनी तो किसानों को एमएसपी से ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल इस चुनावी रण में उतर चुके हैं। सभी राजनीतिक दलों के सीनियर नेता छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम 14 सितंबर को रायगढ़ प्रवास पर रहेंगे, जहां वो एसईसीएल, रेलवे और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने वाले हैं। साथ ही पीएम आम सभा को संबोधित करके कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी करने वाले हैं। निश्चित रूप से मोदी जी को लोग देखना चाहते हैं, मोदी जी को लोग सुनना चाहते हैं, मोदी जी से लोग मिलना चाहते हैं। उनका जो नेतृत्व है चमत्कारिक नेतृत्व है। और पहले रायपुर में एक सभा हुई है, अब रायगढ़ में एक सभा होगी और इससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बनेगा और भारतीय जनता पार्टी नवंबर में होने वाले चुनाव में सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएगी और 2024 में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता चाहिए। उनको छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता नहीं है। वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने के लिए आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस पौने 5 साल में बेहतर काम किए हैं और चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जब जब भी आते हैं प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ या अमित शाह जी आते हैं छत्तीसगढ़ में, झूठ बोलकर जाते हैं और उनकी झूठ हमेशा खुल जाता है और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार चुनाव निपटाने में बस्तर फाइटर्स के जवान भी फोर्स की मदद करेंगे। इनकी तैनाती से माओवादी भी मतदान की प्रक्रिया को बाधित करने से पहले कई बार सोचेंगे। अफसरों को यह भरोसा भी है कि फोर्स की मौजूदगी की वजह से इस बार विधानसभा चुनाव व्यवस्थित और सुरक्षित संपन्न हो पाएंगे। बस्तर फाइटर्स, माओवादियों से बेहिचक लोहा लेने वाले ये जवान अब विधानसभा चुनाव के दौरान अहम भूमिका निभाएंगे। इन जवानों को नक्सलियों की कार्यप्रणाली का अंदाजा होता है। यही वजह है कि बस्तर में चुनाव के वक्त इनका रोल बेहद खास हो सकता है। निश्चित रूप से बस्तर फाइटर्स का जो गठन जिस उद्देश्य के लिए किया गया है, क्योंकि ये लोकल बंदे हैं और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, भाषाई सब तरीके से वाकिफ़ हैं। प्लस इसके अलावा जो अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, नक्सलियों की रणनीति से भी वाकिफ़ हैं। तो अगर इनकी तैनाती चुनाव में होती है या इनको डायरेक्ट इन्वॉल्व किया जाता है इलेक्शन में सिक्योरिटी को लेकर के, या कहीं ना कहीं जो बाहर की जो फोर्स आएगी उनके गाइड के रूप में भी अगर इनको तैनात किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इसका बेहतर उपयोग जो है वो फोर्स कर पाएगी। बस्तर फाइटर्स के जवान ट्रेनिंग के बाद और भी दक्ष हो चुके हैं। पुलिस पहली बार इस बार चुनाव में इनका इस्तेमाल करने जा रही है। हालांकि 2018 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नक्सल हिंसा में पहले की तुलना में कमी थी, फिर भी कोई चांस ना लेते हुए इस बार भी इलेक्शन कमीशन के सामने बस्तर पुलिस ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अपनी डिमांड रख दी है। अभी ये सब जो कार्रवाई अभी प्राथमिक स्टेज पर है, हम लोग अपना डिमांड इलेक्शन कमीशन तक प्रोजेक्ट करेगा। उसी हिसाब से जो पूर्व में भी 2018 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव में जो हमको पर्याप्त बल मिला है, उसी तुलना में इस बार भी हमको पर्याप्त बल मिलेगा। साथ साथ हमारा खुद की जो डोमिनेशन है अंदरूनी इलाका में बढ़ चुकी है। जैसा 63 नवीन सुरक्षा कैंप 2019 लोकसभा चुनाव के पश्चात लाया गया, इसका भी फायदा हमको मिलेगा। और नक्सल मोर्चे पर होने वाले मुकाबलों में अक्सर देखा गया है कि जब फोर्स के साथ स्थानीय जवान थे तब ज्यादा सफलता मिली। बस्तर फाइटर्स के जवान स्थानीय बोली, भाषा के साथ भौगोलिक स्थिति के जानकार होते हैं। यही वजह है कि नक्सली इनसे खौफ खाते हैं। जगदलपुर से रजत वाजपेयी की रिपोर्ट। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।